देखिएगा, आप मेरे पीछे एक चित्र देख रहे होंगे जिसका नाम है सरदार उधम सिंह। मैं दो लाइन सुनाकर आज आपको कुछ बताना चाहता हूं। सुनिएगा, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशा होगा। मैंने क्या कहा? शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशा होगा। आज मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं शहीद उधम सिंह को। शहीद उधम सिंह के बारे में मुझे थोड़ा सा लगा कि उनके बारे में मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि यह वह लोग हैं जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। जब तक मेरा मानना है कि धरती रहेगी, तब तक इनका इतिहास इस धरती पर गुंजायमान रहेगा। शहीद उधम सिंह साहब का जन्म पंजाब में हुआ है। स्वाभाविक रूप से यह धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन इनका बचपन बड़े दुखों में बीता। बचपन में ही इनका माता पिता का देहांत हो गया। इनको अमृतसर के एक अनाथालय में रहना पड़ा और इसी अनाथालय में वो अपना जीवन व्यतीत करते रहे। क्योंकि इनका लालन पालन पोषण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था और धीरे धीरे अनाथालय में बड़े हुए। और बड़े होने के पश्चात आप सभी को बता दूं, अगर बात करूं यहां पर, तो इनके बचपन के नाम, उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था। शेर सिंह धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और बड़ा होकर के इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है। कहीं ना कहीं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1919 के आसपास आप देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सरगर्मी है। और ये जो सरगर्मी चल रही है, उसी समय आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। और उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने वाला पंजाब का गवर्नर जनरल डायर, जिसके सारे पर आ डायर ने नाम है, रेजिनोल्ड आर डायर, हम कह सकते हैं इसने अंजाम दे दिया है। शहीद उधम सिंह इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। अमृतसर में जब यह घटनाक्रम चल रहा है तो उन्होंने अपनी आंखों से इस घटनाक्रम को देखा है। मैं कहना चाहता हूं कि लोग जब खून से लथपथ थे, तब उन्होंने बहुत से लोगों को उठाने का काम किया, बहुत से लोगों को पानी पिलाने का काम किया और अंततः उन्होंने उसी दिन अमृतसर के उसी जलियांवाला बाग की धरती को नमन करते हुए उस मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते हुए पढ़ किया है कि मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो हत्यारे हैं, मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। क्या कहा है मेरे बच्चे? मस्तक पर लगाते हुए उस मिट्टी को और प्रण किया है कि मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के हत्यारे जो है उनसे बदला जरूर लूंगा। और कहना चाहता हूं कि बड़े दुखी मन से उन्होंने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल गए हैं, जिससे उनके मन को थोड़ा सा शांति मिल सके। लेकिन कहते हैं कि क्रांतिकारियों के मन को शांति तब तक नहीं मिलती जब तक अपने मिशन और विजन में कामयाब नहीं हो जाते। उसी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाकर मत्था टेक कर फिर से प्रण करते हैं कि मैं निश्चित रूप से जलियांवाला बाग के हत्याकांड के हत्यारों के बदला लूंगा। और इसके बाद उन्होंने अपनी योजना बनाना शुरू कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि 1919 की वह घटना है, उस व्यक्ति के अंदर कितना धैर्य है कि वो अपनी मंजिल पाने के लिए अपने शिकार को खोजते हुए उसको 2 दशक लग गए, यानी कि 20 साल बाद अपनी इस घटना को अंजाम देते हैं। अंदाजा लगाइए, 20 साल पहले भारत में कोई घटना घटी है और 20 साल बाद लंदन में जाकर के उस घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन वह लगे रहे, अफ्रीका पहुंचे, युगांडा पहुंचे और वहां से जाकर के कारपेंटर की नौकरी करते हैं। युगांडा से अमेरिका पहुंचते हैं और अफ्रीका और यूरोप और अमेरिका पहुंचते हुए गदर पार्टी के सदस्यों से मिले हैं। यह वही गदर पार्टी है जिसके अंदर क्रांति की भावना चमक रही है। और उनके भीतर जो क्रांति की भावना है, उसी क्रांति की भावना ने कहीं ना कहीं इनके अंदर के उस आगोश को और बढ़ा दिया है। इनके अंदर जो किसी न किसी तरह से पल्लवित हो रही थी वो भावना, उसको और बढ़ा दिया है। अमेरिका में कुछ दिन रहने के पश्चात वो वहां से हथियार, 2 रिवॉल्वर लेकर के भारत आते हैं। लेकिन भारत आते ही आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है और 5 वर्ष की सजा हो जाती है। जब इस सजा को काटते हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि शहीद उधम सिंह जेल की सजा काट रहे हैं, उसी समय उनको खबर मिलती है कि सरदार भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। बड़े दुखी हुए।
क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उधम सिंह के दो आदर्श थे, दो आइडल थे, दो आइकन थे, जिन दो लोगों से वह जीवन में बहुत प्रभावित थे। एक हम कह सकते हैं सरदार भगत सिंह, और जिसे वह अपना गुरु मानते थे, और दूसरे हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। इन दो लोगों से यह बड़े ही प्रभावित थे। जेल से मुक्त होने के पश्चात सबसे पहले उन्होंने क्या किया, नकली पासपोर्ट बनवाया, और नकली पासपोर्ट में अपना नाम करवाया है उधम सिंह, और फिर निकल पड़ते हैं। इस बार यात्रा रखी है इंग्लैंड जाने की। इंग्लैंड जाने का मन बना लिया और अपना नाम रख लिया है उस पासपोर्ट में उधम सिंह। उधम सिंह के नाम से लंदन पहुंचते हैं, और वहां लंदन में छोटी मोटी नौकरी करता है व्यक्ति भाई, और धीरे धीरे अपने शिकार की तलाश में लगे रहते हैं। वे रेजिनोल्ड एडवर्ड डायर को मारने जा रहे हैं, लेकिन सुनने में आता है कि तब तक डायर की मृत्यु हो चुकी है। रेजिनोल्ड एडवर्ड डायर की मृत्यु हो चुकी है, तब उनको झटका लगा, लेकिन फिर उन्हें खबर मिली कि ओ डायर तो भी जिंदा है, तो क्यों ना उसी को निपटाया जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओ डायर को वो अपने घर में भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने मेरे देश में सार्वजनिक रूप से हत्याकांड को अंजाम दिया था, मैं उसको भी सार्वजनिक रूप से मारूंगा। और अपने शिकार की तलाश करते करते वह इस नेक इरादे से मंजिल, कहते हैं ना, अपने इस नेक इरादे से पहुंच जाते हैं, और मन में गुनगुनाते जा रहे हैं कि इरादे नेक हो तो मंजिल एक न एक दिन मिल ही जाती है। कहीं ना कहीं उनको भी मंजिल मिली, और एक दिन उनको भी मालूम पड़ा कि कैक्सटन हॉल में लंदन में एक बहुत बड़ी सभा होने जा रही है। ये कैक्सटन हॉल उस समय लंदन का सबसे बड़ा हॉल माना जाता था, जिसमें हजारों की संख्या बैठी होती थी। वहां पर सुनने में आया कि डायर भी आने वाला है। वे खुद स्वयं एक व्यापारी का भेष धारण करके, मोटी सी किताब लेकर के, और उसमें रिवॉल्वर कहीं ना कहीं सेट करते हैं, और रिवॉल्वर को सजाकर उसे सभा भवन में पहुंच गए हैं। जनरल डायर को जैसे ही बोलने का मौका मिला, रिवॉल्वर निकल पड़ी, और रिवॉल्वर की दो गोलियां डायर के सीने को छलनी करती हुई आर पार पहुंच गईं। कैक्सटन हॉल में तहलका सा मच गया। इस प्रकार से उधम सिंह भागने का प्रयास नहीं करते हैं, और वहीं पर भारत सचिव के ऊपर भी उन्होंने कहीं ना कहीं दो गोलियां चला दी हैं। उसके ऊपर गोलियां इसीलिए चलाई हैं कि भाई नामुराद इंसान, तू आज तक शांत बैठा हुआ है यहां पर, और तेरे सामने ये व्यक्ति भाषण दे रहा है। दो गोलियों की वजह से जनरल ओडायर वहीं पर ढेर हो गया। उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद की जो घटना है उसके सुनकर के अगर आप लोगों के रोम खड़े ना हुए मेरे बच्चे, तो वो जवानी व्यर्थ चली जाएगी भाई। जब लंदन की पुलिस ने पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जब अपना नाम बताया, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में सर्वधर्म संभाव के प्रतीक बन चुके थे, और उन्होंने नाम बताया राम मोहम्मद सिंह आजाद। लंदन पुलिस को बताया है कि मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद है। आप 1940 के दशक को देखिए, जब यहां पर हिंदू मुस्लिम के आधार पर विभाजन की कहानी लिखी जा रही है। इस हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में देखिए, नेहरू और जिन्ना जैसे लोग प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। उसी समय मेरे देश का यह नौजवान युवा लंदन की धरती पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के हत्यारों को सजा दे रहा है। ये वे लोग थे जो निस्वार्थ भाव से प्रेरित थे। कहना चाहता हूं कि अंततः उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और 4 जून 1940 को सजा मुकर्रर कर दी जाती है। 31 जुलाई 1940 वो काला दिन आता है, जिस दिन इस नौजवान को लंदन की पेंटोगले जेल में फांसी दे दी जाती है। हमारा एक नौजवान साथी मौत को गले लगा लेता है, अपनी मंजिल को पा लेता है, अपने लक्ष्य को पा लेता है। इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे डेडिकेशन, इसे कहते हैं समर्पण। हम कह सकते हैं कि यह वह भारत के इतिहास में अमर हो जाता है, इसीलिए उसको भी शहीद ए आजम कहा जाता है। भगत सिंह के साथ साथ उसका भी यही शहीद ए आजम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एक प्रकार से भारत की सरकार बनी, देश आजाद हुआ, मांग होने लगी कि कहीं ना कहीं भारत उनको लाया जाए, उनकी अस्थियों को भारत लाया जाए, तब 1974 में सरकार बनी, इंदिरा सरकार बनी, और उनकी अस्थियों को वापस मंगा लेती है।
मेरे बच्चे, मैंने हमेशा कहा है, लक्ष्य हो तो ऐसा हो। लक्ष्य विहीन व्यक्ति मृत समान होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। लक्ष्य विहीन व्यक्ति कैसा होता है? मृत समान होता है, ध्यान रखिएगा। जो लक्ष्य पर काम करता है वही जीवन में सफल होता है। आप देख सकते हैं कब उस व्यक्ति ने देखा है कि भाई उसके सामने ओ डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया है, ठीक 20 साल बाद लंदन में जाकर उसके क्या करता है? मृत्यु के घाट उतारता है। मैं उस क्रांति के व्यक्ति की कहानी पढ़ने जा रहा हूं। यह है क्रांति की वो ज्वाला, यह है क्रांति का वो अंगार जिस पर यह नौजवान हंसता हुआ चला जाता है। ऐसे नौजवान को मैं अपना सलूट करता हूं भाई, और उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपने सीखा होगा कि आपके अंदर भी वो समर्पण भाव होना चाहिए भाई। चलिएगा, वापस लौटते हैं अपने इस सेशन में और वापस से देखते हैं अगले प्रश्न को। वापस प्रश्न को देखते हैं बच्चा, और जल्दी से फटाफट से देखते हैं। कहानी कैसी लगी एक बार जल्दी से फटाफट से बता दीजिए भाई। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसी लगी। अगर आग लगाने वाली ना हो तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से बताइएगा कि आग लगाने वाली कहानी थी या नहीं थी, जुनूनियत की कहानी थी या नहीं थी। कमेंट करके जल्दी से बताएं भाई।